और एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, और एयर रेजिस्टेंस जो नेग्लिजिबल है। जब भी ऊपर की तरफ मूव करेगा तो उसके ऊपर ग्रेविटी की फोर्स लग रही है, और जो आपका एयर रेजिस्टेंस वो नेग्लिजिबल है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो वर्टिकली मूव करता है, ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट जो वर्टिकली मूव करता है इन वैक्यूम, तो फिर वो कैसे मूव करता है? तो फिर वो मूव करता है विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ठीक है। फिर वो कैसे मूव करता है? तो मूव करता है विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। कांस्टेंट एक्सीलरेशन मतलब क्या होगा? कांस्टेंट एक्सीलरेशन मतलब ये होगा कि ये जो आपका वी है ये कॉन्स्टेंटली चेंज होता है। ये बिल्कुल वैसे ही चेंज होगा जैसे वर्टिकली आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फेंकते हैं तो वेलोसिटी चेंज होती है, यानी कि यहाँ से लेकर और हाईएस्ट पॉइंट तक क्या होता रहेगा? रिड्यूस होता रहेगा। यहाँ पे पहुँच के इसकी स्पीड 0 हो जाएगी, और फिर जब ये नीचे गिरना शुरू होगा तो इसकी स्पीड फिर से वर्टिकली फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगी। लेकिन हॉरिजॉन्टल स्पीड जो क्या रहेगी? हॉरिजॉन्टल स्पीड जो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगी। और चूंकि वर्टिकली आपका एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म, आप यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मूव कर रहे हो, तो लिहाजा वर्टिकली आपकी वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्मली जो है क्या होती रहेगी? चेंज होती रहेगी। अब आप डेफिनेशन करें। डेफिनेशन में कह रहा है कि मोशन इनटू डायमेंशन इन विच, मोशन इनटू डायमेंशन है भाई, ये मोशन इनटू डायमेंशन है क्योंकि ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली भी मूव कर रहा है और एट द सेम टाइम ये वर्टिकली भी मूव कर रहा है। तो मोशन इनटू डायमेंशन इन विच वन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, इन विच वन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ये आपका जो है मोशन इनटू डायमेंशन है वो भी, ठीक है, ये हो गई मोशन इनटू डायमेंशन। मोशन इनटू डायमेंशन इन विच वन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, इन वेलोसिटी का जो एक कंपोनेंट है, वन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, एक कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आपका कांस्टेंट रहेगा। तो आप गौर फरमाएं तो आपका जो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट है। एंड द अदर परपेंडिकुलर कंपोनेंट, अदर परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट होता है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वर्टिकल कंपोनेंट होता है, कीप चेंजिंग यूनिफॉर्मली। और जो ये अदर जो वर्टिकल कंपोनेंट है, इट कीप्स चेंजिंग यूनिफॉर्मली, यानी कि आपका जो वर्टिकल कंपोनेंट है यूनिफॉर्मली क्या होता रहेगा? वो यूनिफॉर्मली चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो लिहाजा आपने प्रोजेक्टाइल मोशन की जो डेफिनेशन पढ़ी उसके मुताबिक ये डायग्राम जो है इस पर पूरा उतर रही है। उसके मुताबिक जो है यहाँ पर आपकी वेलोसिटी जो है वो 2 डायमेंशन में, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर कर रहा है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर कर रहा है, और आपकी वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो थ्रू आउट कांस्टेंट है, जबकि जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो यूनिफॉर्मली चेंज होता रहेगा। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो गई, जिसकी मैंने आपको एग्जांपल दी, ठीक है। तो ये जो चीज़ है क्या कहलाती है? चीज़ जो है प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाती है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि आपको पता होनी चाहिए, जो कि आपको नोट करनी चाहिए, और मैं यहाँ पर वन बाय वन आपको बातें बताता हूँ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन object follows a parabolic path। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान जो कर्व पाथ ऑब्जेक्ट फॉलो कर रहा है ना, ये कर्व पाथ जो होता है सर्कुलर नहीं होता बल्कि पैराबोलिक होता है। पैराबोला एक ज्योमेट्रिकल शेप को कहते हैं और इस तरह के शेप को पैराबोला कहते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन में मूव कर रहा होता है ये सर्कुलर पाथ फॉलो नहीं कर रहा होता, बल्कि जो पाथ फॉलो कर रहा होता है उसको हम पैराबोलिक पाथ कहते हैं। ये पैराबोलिक पाथ जो इसको फॉलो करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान, ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी remains constant throughout, यानी कि आपकी पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान, यानी कि शुरू से लेकर आखिर तक आपकी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या रहता है? आपकी वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो थ्रू आउट क्या रहता है? वो थ्रू आउट कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान आपकी वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो थ्रू आउट क्या रहता है? वो थ्रू आउट कांस्टेंट रहता है।
तीसरा पॉइंट, ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन horizontal component प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान जो आपके एक्सीलरेशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो जीरो रहता है। वजह क्या है? वजह है कि हॉरिजॉन्टली जो आपकी वेलोसिटी है वो क्या है? हॉरिजॉन्टली जो आपकी वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। क्योंकि हॉरिजॉन्टली आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसकी वजह से जो आपका हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन होगा वो क्या होगा? इसकी वजह से आपका हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन जीरो होगा। क्योंकि जब आपकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो किस बात का एक्सीलरेशन? हॉरिजॉन्टली चूंकि वेलोसिटी चेंज नहीं होती है इसलिए हॉरिजॉन्टली आपका एक्सीलरेशन जो क्या रहेगा? हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन आपका जीरो रहेगा। ठीक है, उसके बाद during projectile motion vertical component of velocity keeps on changing uniformly। यानी प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान जो आपकी वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है जो आपका जो है वी है ये कॉन्स्टेंटली चेंज होता है। अगला पॉइंट में लिखा है ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। और देखिए वर्टिकल या जो आपकी वेलोसिटी है वो बिल्कुल वैसे ही कांस्टेंटली चेंज हो रही होती है जैसे आप वैक्यूम में किसी पत्थर को ऊपर उछालते हैं ऊपर जाता है ऊपर से वापस नीचे आता है। उसका जो एक्सीलरेशन होता है वो क्या होता है? 9.8 होता है, कांस्टेंट होता है। बिल्कुल यहाँ पर ऐसे भी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो क्या रहेगा? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो कांस्टेंट रहेगा। यानी कि जब आपने कहता है कि वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो कांस्टेंट रहेगा उसके हिसाब से ये वाला पॉइंट आपका हो गया कि ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन वो कांस्टेंट होगा क्योंकि आपकी वर्टिकल वेलोसिटी जो कांस्टेंटली चेंज हो रही है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों को जो है वो ज़बानी याद होनी चाहिए। याद होने से मना दी है कि जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करें तो आपको ये फैक्ट्स पता होने चाहिए। पहला फैक्ट मैंने क्या बताया? पहला फैक्ट मैंने ये बताया आपको कि ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन ऑब्जेक्ट फॉलोज द पैराबोलिक पाथ। यानी जब ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन में होता है तो वो जो पाथ फॉलो करता है वो पाथ कैसा होता है? पैराबोलिक होता है। दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट थ्रू आउट। यानी प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान आपकी वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो चेंज नहीं होगा। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, सुमान मैंने बताया कि ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन इज जीरो। क्योंकि हॉरिजॉन्टली आपकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही होती तो इसलिए आपका हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। क्योंकि हॉरिजॉन्टली आपकी वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रही तो हॉरिजॉन्टली अगर आपकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो इसका मतलब ये होगा कि आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन कितना होना चाहिए? आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन जो है जीरो होना चाहिए। अगला पॉइंट मैंने बोला कि ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग यूनिफॉर्मली। आपकी वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। क्योंकि आपकी वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है तो इसका मतलब फिर क्या होगा? इसका मतलब फिर ये होगा कि आपकी जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन है वो कांस्टेंट होगा जो कि 9.8 होता है। जैसे कि नॉर्मली जो कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकली ऊपर या नीचे मूव कर रहा होता है तो उसका एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है 9.8 अगर वो वैक्यूम में ट्रैवल कर रहा है। यहाँ पे वैक्यूम वाला केस इसमें लग सकता है क्योंकि हमने अज्यूम किया हुआ है एयर रेजिस्टेंस क्या है? एयर रेजिस्टेंस जो है वो नेग्लिजिबल है क्योंकि हमने अज्यूम किया हुआ है कि एयर रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या है? नेग्लिजिबल है। तो
तो प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या हो गया? प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब एक ऐसी मोशन हो गया जो कि 2 डायमेंशन में होती है, इसमें एक कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट, जबकि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंटली चेंज होता रहता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ पॉइंट लिख दिए। अब देखिए फर्स्ट करें कि अगर जो है हमने एक ऑब्जेक्ट को मिसाल के तौर पर ये आपका हो गया, ये आपकी वर्टिकल एक्सिस हो गई और ये आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गई। ठीक है, आपकी वर्टिकल एक्सिस हो गई और ये आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गई। आपने एक ऑब्जेक्ट को यूं फेंका वेलोसिटी v के साथ, आपने एक ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी v के साथ फेंका, तो हुआ क्या? हुआ ये कि ऑब्जेक्ट जो है इस तरह से जो है वो यूं करके एक कर्व पाथ फॉलो करते हुए यूं करके आगे जाके गिर जाएगा धड़म से। गिर गया, आपने इसको फेंका था कितने एंगल के साथ फेंका था? आपने इसको एंगल थीटा के साथ फेंका। इसकी वेलोसिटी का जो शुरू में जो कंपोनेंट बनेगा, एक कंपोनेंट तो ये बनेगा जो कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और एक कंपोनेंट इसका ये बनेगा वेलोसिटी का शुरू में जो कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा v। ठीक है, अब आप सबको पता है कि जब एक वेक्टर होता है वो हॉरिजॉन्टल एंगल थीटा बनाता है, तो जो कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है vh, वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है v cos थीटा के। और उसकी वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है vb, वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है v sin थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी भी पॉइंट पर मिसाल के तौर पर जब प्रोजेक्टाइल इस पॉइंट पर होगा तो उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, जब प्रोजेक्टाइल यहाँ पर होगा तो उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी। जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर होगा यहाँ पर होगा तो उसकी वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ इस डायरेक्शन में होगी, वर्टिकल वेलोसिटी होगी। जब यहाँ पर होगा तो उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, इस पॉइंट पर होगा तो उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी। अब अगर आप हर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट बनाते रहें तो यहाँ पे जो कंपोनेंट है वो ये होगा, वर्टिकल कंपोनेंट ये होगा, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा, यहाँ पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये होगा, वर्टिकल कंपोनेंट ये होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये होगा, वर्टिकल कंपोनेंट ये होगा। तो हर पॉइंट पर जो है इसकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी का मैंने कंपोनेंट जो है पर आपको बना के दिया। अभी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट पे मजीद बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे अभी ये बताएं, जब भी प्रोजेक्टाइल जो है पैराबोलिक पाथ में मूव कर रहा होगा तो उसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स कितनी लग रही होगी? तो देखिए जब प्रोजेक्टाइल मूव करता है तो उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल फोर्स तो कोई नहीं लग रही होती, इसके ऊपर सिर्फ एक फोर्स लग रही होती है, और वो क्या होती है? वो होती है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इसके ऊपर सिर्फ एक फोर्स लग रही होती है और वो क्या होती है? वो होती है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब चूंकि हमने रेजिस्टेंस को यहाँ पे नेग्लेक्ट किया हुआ है तो लिहाजा यहाँ पे द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द प्रोजेक्टाइल इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जब कभी भी एग्जामिनर आपसे पूछे कि इस डायग्राम पर बताओ, इस डायग्राम को देखकर बताओ कि इस पर जो रिजल्टेंट फोर्स लग रही है प्रोजेक्टाइल पर किस तरफ लग रही है, तो प्रोजेक्टाइल पर जो रिजल्टेंट फोर्स लग रही होगी वो हमेशा डाउनवर्ड लग रही होगी। ये क्या चीज़ है? रिजल्टेंट फोर्स। 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 और ये क्या चीज़ है? रिजल्टेंट फोर्स। तो प्रोजेक्टाइल के ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स लग रही होगी वो हमेशा डाउनवर्ड लग रही होगी, तो प्रोजेक्टाइल पर वर्टिकल फोर्स के अलावा कोई और फोर्स लगती नहीं है, हॉरिजॉन्टल तो कोई फोर्स है नहीं, ये रेजिस्टेंस वगैरह कुछ है नहीं, जहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स लगेगी वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगी। ठीक है, तो ये हमने प्रोजेक्टाइल मोशन का कुछ इंट्रोडक्शन जो डिस्कस किया कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है। हमने बात शुरू करी मोशन इन 2 डायमेंशन से, पहले हमने डिस्कस किया कि मोशन इन 2 डायमेंशन क्या होती है। उसके बाद जो है फिर हमने जो है मोशन 2 डायमेंशन से हमने डिस्क्राइब किया किसको? प्रोजेक्टाइल मोशन को। अपने प्रोजेक्टाइल मोशन को डिफाइन करने के बाद उसकी एक एग्जांपल डिस्कस करने के बाद हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे। ये जो मैंने सामने सारे जो मैंने लेक्चर लिखा है, ये लेक्चर मैं अभी आपके साथ जो ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ, आप लोग जब कल क्लास लेने आए तो ये सारे लेक्चर जो ये सारे पॉइंट जो पढ़ के आइएगा, मैं इसको यहीं से कंटिन्यू करूँगा। अच्छा, अब आप लोगों को कल क्लास में आने से पहले जो है वो 2 काम करने हैं। ठीक है, आपको कल क्लास में आने से पहले जो है 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करने हैं, और वो 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम क्या है सुन लें आप। वो 2 इंपॉर्टेंट काम ये हैं भाई कि आपको जो है कल क्लास में आने से पहले जो है नंबर 1 एक तो आपका असाइनमेंट नंबर 5 जो है वो करके लेकर आनी है, ये आपका होमवर्क का। ठीक है, एक तो असाइनमेंट नंबर 5 जो है आपको सबमिट करानी है कल लाजमी तौर पर। ठीक है, असाइनमेंट नंबर 5 आपको सबमिट करानी है कल लाजमी तौर पर। और दूसरा काम ये करना है कि जो आपकी वर्कशीट नंबर 10 है, इससे जो लास्ट क्वेश्चन मैं भी आपको नहीं करवा पाया क्योंकि मेरे पास अभी वो लास्ट क्वेश्चन मौजूद नहीं था,
तो ये लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को करके लेकर आना है। कल की क्लास में हम क्या करेंगे, कल की क्लास में हम ये करेंगे कि कल की क्लास में हम पहले जो है वो ये क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट जो क्वेश्चन था वर्कशीट नंबर 10 का ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप असाइनमेंट सबमिट कराएंगे और उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि तुम्हें पूरे टेलीविजन टॉपिक जहाँ तक किया है आज वहीं से इसको कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर हो गया। इसको मैं आपके साथ इसकी पीडीएफ फाइल जो शेयर कर रहा हूँ राइट नाउ, आप जो इसको अच्छे तरह से पढ़ कर आइएगा कल, और ये 2 काम जो मैंने लिखे हुए नोट करके ये दोनों काम लाजमी करके आइएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं कल की क्लास में। ठीक है, ओके जी, थैंक यू।